हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12 जो सीबीएसई बोर्ड ने सैम्पल पेपर रिलीज़ किया हुआ है उसका सेक्शन सी पार्ट में सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और अब बात करते हैं सेक्शन सी यहाँ से क्या कहा हुआ है। इसके अंदर सभी के सभी क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या कहा हुआ है, यानी कि 26 क्वेश्चन। अ बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक 8 आवर्स 48 मिनट। अगर वो अप स्ट्रीम में जाता है तो 8 आवर्स 48 मिनट का टाइम लगाता है टू कवर सर्टेन डिस्टेंस, वाइल इट टेक 4 आवर्स टू कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस दोनों में सेम है और डाउन स्ट्रीम में जाने में वो 4 आवर्स का टाइम लेता है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ बोट, इसको मैं कह देता हूँ क्या, x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ करंट इसको कह देते हैं y किलोमीटर पर आवर। फिर से यहाँ पे स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगा वो आपका होगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड इन अप स्ट्रीम इसमें कितना होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस उसने इक्वल दे दिया, डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम इनटू टाइम। पर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द बोट एंड द स्पीड ऑफ द करंट। देखो, तो दोनों का डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, हमें सेम दिया हुआ है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम की स्पीड की बात करें तो कितना गिवन है, x प्लस वाई, या फिर ऐसे कर लेते हैं, अप स्ट्रीम का कितना गिवन है, x माइनस वाई। ठीक है, और इसमें टाइम कितना ले रहा है वो, 48 आवर्स 8 आवर्स 48 मिनट, 8 आवर्स और 48 मिनट। तो 8 प्लस में 48 डिवाइडेड बाई 60, 12 इंटू ये 5 आ जाएगा, है ना। तो 44/5 आ जाएगा यहाँ से। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 44/5 इज इक्वल टू x प्लस वाई, और यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है उसको, 4 घंटे लगता है। तो यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, इसको कैंसिल कर लोगे तो ये 4 11 पे चला जाएगा, और मल्टीप्लाई करिए, 11x माइनस 11y इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। तो यहाँ से क्या करो, इसको इधर लेकर के आओ, तो 11x इसको इधर लेकर के आओ, तो 5x इज इक्वल टू 5y प्लस 11y। ठीक है, और फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6x इज इक्वल टू 16y। तो देखो, y को इधर लेकर के आ जाओ, हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट एंड स्पीड ऑफ द करंट। तो x को यहाँ लाओ, ये x एज इट इज अपॉन y इज इक्वल टू 16 अपॉन में कितना, 6। तो इसको कैंसिल करोगे तो क्या आएगा, 8, और यहाँ क्या आएगा, 3। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/3। यही तो उसने हमसे पूछा हुआ था, कितना, 8:3। चेक कर लो, स्पीड ऑफ द बोट हमने x लिया था और स्पीड ऑफ करंट हमने y लिया था, और x और y का रेशो उसने 8:3 दे दिया, मतलब हमने निकाल लिया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा हुआ है। देखो, कहता है कि कर्व गिवन बाय द, ये हमें कर्व का इक्वेशन दे दिया उसने,
वेयर पी एंड क्यू आर द कांस्टेंट, पी और क्यू उसने हमें कांस्टेंट दे दिया। फिर कहता है हैज़ वन ऑफ इट्स क्रिटिकल पॉइंट एट दिस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, ऑल्सो फाइंड द अदर क्रिटिकल पॉइंट। अभी बात करते हैं दोबारा से क्वेश्चन की। तो देखो पहले इक्वेशन पे चलते हैं। देखो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, y इज इक्वल टू पी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस क्यू एक्स स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज वो क्या कह रहा है। भाई क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन इजी है, लेकिन अब जो है सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन के पैटर्न को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, लैंग्वेज को चेंज कर रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल रहा है। तो देखो यहाँ समझिए, कहता है क्या, हैज़ वन ऑफ इट्स क्रिटिकल पॉइंट, बस इतना बात करते हैं। देखो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी इक्वेशन का, किसी भी कर्व का इक्वेशन अगर गिवन है आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो, इसका डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव करने के बाद dy बाई डी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करते हो, उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट कितना गिवन है, 1 गिवन है। मतलब क्वेश्चन का लैंग्वेज ये है कि पहले कह रहा है कि इसका आप डेरिवेटिव कर दो। जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 3px स्क्वायर प्लस 2qx आएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट आप कैसे निकालते हो, इसको जीरो के इक्वल पुट करते हो, यानी कैसे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करते हो, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो कह रहा है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कितना है, 1, यानी कि कहीं ना कहीं एक वैल्यू जो है वो इसके अंदर सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है कि वो ये बोल रहा है यहाँ से कि dy अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1, और फिर क्या करो, इसको जीरो के इक्वल पुट करो। तो dy अपॉन डी एक्स को हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो जीरो इज इक्वल टू, और एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, तो क्या जाएगा 3p प्लस 2q, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब ये कर्व का इक्वेशन है, और कर्व जो है वो 1 और -1 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखोगे, कर्व पासिंग थ्रू 1, -1। तो क्या करोगे, ये वैल्यू जो है आप डायरेक्ट कर्व के इक्वेशन में पुट कर दोगे, तो y की जगह पे -1 आ जाएगा इज इक्वल टू, और x की जगह 1 पुट करोगे तो p आ जाएगा, यहाँ q आ जाएगा, इक्वेशन नंबर ये 2 बन गया। समझ में आई बात। अब क्या करो, यहाँ से p की वैल्यू निकाल लो, तो p जब निकालोगे तो -1 माइनस q आएगा, और इसको क्या करिए, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो जीरो इज इक्वल टू 3 को रखिए एज इट इज़ इंटू -1 माइनस क्यू और प्लस टू क्यू, तो जीरो इज इक्वल टू -3 क्यू प्लस 2q। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे नहीं, ठीक है। फिर जीरो इज इक्वल टू -3 रखो एज इट इज, और इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -q आएगा, और फिर इसको इधर ले जाओगे तो q इज इक्वल टू क्या आ गया, -3। अब q की वैल्यू को क्या करो, यहाँ पुट कर दो, तो p इज इक्वल टू -1 माइनस q, तो -3 पुट करिए, तो p इज इक्वल टू -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। अब p आ गया 2 और q भी आ गया 2, और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप अदर क्रिटिकल पॉइंट निकालो। तो अदर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, p और q का वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर दोगे, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3p एक्स स्क्वायर प्लस 2qx, जीरो इज इक्वल टू, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और p हमने कितना निकाला 2, तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और q हमने कितना निकाला -3, तो 2 इंटू -3 इंटू एक्स, तो 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6x, तो 0 इज इक्वल टू 6x ले लो कॉमन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आया, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। अब आप बहुत ध्यान से चेक करो, एक क्रिटिकल पॉइंट 1 ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था,
तो अदर क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0। तो अदर क्रिटिकल पॉइंट अदर क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 0,0। समझ गए। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है। कहता है कि टोटल रिवेन्यू फंक्शन हमें ये गिवन है, तो शो दैट पॉइंट एट विच द एवरेज रिवेन्यू इज मैक्सिमम, एवरेज रिवेन्यू को हमें मैक्सिमाइज करना है, एंड द एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू हैज़ द सेम वैल्यू, और एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो शो दैट द पॉइंट एट विच द एवरेज रिवेन्यू इज मैक्सिमम, पहले तो हमें एवरेज रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से रिवेन्यू फंक्शन हमें कितना गिवन है भाई, रिवेन्यू फंक्शन हमें गिवन है 15x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 36। हमें एवरेज रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो एवरेज रिवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पूरे फंक्शन को हम x से कर देंगे डिवाइड। तो क्या करो यहाँ से एवरेज रिवेन्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू रिवेन्यू फंक्शन को हम x से कर देंगे डिवाइड। तो 15x डिवाइडेड बाई x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इंटू एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 36x। तो यहाँ से एवरेज रिवेन्यू आ जाएगा कितना, इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 15 प्लस में एक्स स्क्वायर, नहीं एक पावर कैंसिल हो जाएगा तो x अपॉन 3 प्लस इसको इससे कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, तो x रेज टू पावर 3 अपॉन 36। अब देखो हमें क्या करना है, एवरेज रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ से क्या करो स्टूडेंट, यहाँ पे ना देखो यहाँ माइनस था, मैंने पॉजिटिव लगा दिया भाई, इसको नेगेटिव करिए और इसको भी नेगेटिव करिए, माइनस और ये माइनस। अब हमें क्या निकालना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करोगे, पहले इसका डेरिवेटिव करोगे, तो d अपॉन डी एक्स इंटू एवरेज रिवेन्यू, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1/3 और इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36। इसको कैंसिल करोगे तो 12 पे चला जाएगा, और फिर क्या करते हैं इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इज इक्वल टू 0, 1/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 12, तो कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस माइनस 4, सॉरी प्लस माइनस 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। अब देखो अब अगले कंडीशन पे चलते हैं, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें किसका करना पड़ेगा, इस फंक्शन का, किसका, इस फंक्शन का। तो स्टूडेंट जब आप इसको डिवाइड करोगे ना भाई, डेरिवेटिव करोगे यहाँ से, तो यहाँ से कितना है 1/3, तो 1/3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 माइनस, और एक्स स्क्वायर बाई 12 है तो 2x डिवाइडेड बाई 12, तो इससे कैंसिल करोगे तो 6 आ जाएगा, तो माइनस x अपॉन 6। अब यहाँ पे क्या करते हैं, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या पुट कर दो 2, तो -2/6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3। तो यानी कि डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, लेस देन 0। तो लेस देन 0 होता है तो क्या होता है, मैक्सिमा होता है। फर्स्ट पार्ट तो देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। देखो शो दैट द पॉइंट एट विच द एवरेज रिवेन्यू इज मैक्सिमम। अच्छा, एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू हैज़ द सेम वैल्यू। एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो
यहाँ से हमें क्या निकालना है, एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रिवेन्यू। तो अगर स्टूडेंट हम यहाँ से एवरेज रिवेन्यू की बात करें तो देखो ये हमने निकाला एवरेज रिवेन्यू, तो ये जो है ये हमने निकाला एवरेज रिवेन्यू। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज रिवेन्यू में x की जगह पे क्या पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं। तो 15 को रखते हैं एज इट इज़ इनटू 15 प्लस x की जगह पे रखो 2/3 माइनस 2⁻³ कितना होगा, 8/36। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल कर लीजिए, नहीं 2/9 आएगा, 2 4 जा 8 और 9 4 जा 36। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 9 एलसीएम, 9 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 135 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 141 और 139/9 इज इक्वल टू 139/9। अब क्या बोला हुआ है, मार्जिनल रिवेन्यू। तो मार्जिनल रिवेन्यू हम कैसे निकालते हैं भाई, मार्जिनल रिवेन्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं किसका, रिवेन्यू फंक्शन का। और रिवेन्यू फंक्शन हमें कितना गिवन है, हमें ये गिवन है। तो मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू 15x का डेरिवेटिव कितना होगा, 15 प्लस x² है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x/3 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4x⁻³ इसको कैंसिल कर लोगे, नहीं /36, इसको कैंसिल कर लोगे तो 9 पे चला जाएगा। तो 15 प्लस 2x/3 माइनस x⁻³ अब यहाँ से क्या करो, x की जगह पे 2 पुट करो, तो 15 प्लस 2 इंटू 2/3 माइनस 2⁻³ 8/9 है ना। अब चेक करो, एलसीएम ले लो यहाँ से, एलसीएम कितना आएगा 9। तो 135 माइनस 4 3 जा 12 प्लस और माइनस का 8, ठीक है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 147 में से 8 माइनस करोगे तो 139/9 ही तो आएगा। तो चेक करो ये और ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कहता है। देखिए कहता है क्या कि अ बॉन्ड हैविंग अ फेस और मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो कितना है, 56,000 रुपीज़ है, रिडीमेबल एट पार इन 6 ईयर्स। भाई टाइम उसने 6 साल दे दिया, कूपन रेट कितना दिया, 7% पर एनम दिया, टू बी पेड क्वार्टरली। फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द बॉन्ड इफेक्टिव यील्ड कितना है, 9% पर एनम है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो देखो एक बात बताओ, आपको फेस वैल्यू कितना दिया भाई, फेस वैल्यू उसने दिया 56,000 रुपीज़ का, और टाइम उसने कितना दिया, 6 ईयर्स दिया। तो अगर हम 6 इंटू 4 करेंगे, क्योंकि क्वार्टरली बोला है, तो आ जाएगा कितना, 24। अब उसने देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 9% दिया, यानी कि आई जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 9/100 इंटू 4 इज इक्वल टू 0.0225 आएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जो है ना भाई, कूपन का जो पेमेंट है वो कितना दिया हुआ है, कूपन रेट गिवन है 7% और जो मिलता है वो हमें क्वार्टरली मिलता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, पर क्वार्टरली कूपन पेमेंट मिलेगा, यानी कि कूपन पेमेंट यहाँ से कूपन पेमेंट इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, टोटल पैसा था यहाँ पे 56,000 रुपये इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7/100 इंटू 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 4 से कैंसिल हो गया 140 पे। तो यहाँ से जो टोटल कूपन पेमेंट आया वो कितना आया, 980 रुपीज़, ठीक है। अब हमें इसका निकालना है प्रेजेंट वैल्यू।
तो समझिए, देखो सबसे पहले यहाँ से क्या होगा भाई, 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि 980 रुपये जो है वो यहाँ मिलेगा, 980 यहाँ मिलेगा, 980 यहाँ मिलेगा, 980 यहाँ मिलेगा, और आपका 980 यहाँ और 980 यहाँ, ठीक है ना। और ये आपका हो जाएगा कितना, प्रेजेंट वैल्यू। और यहाँ पे जो टोटल पैसा जो लगाया होगा वो कितना लगाया होगा, 56,000 रुपीज़ लगाया था उसने भाई, हाँ कि ना। अब देखो, तो अगर हम इसके प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ से आपका आएगा r इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n अपॉन में i, फिर प्लस, और वो 56,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है उस पर भी लगाना पड़ेगा हमें। तो यह आ जाएगा आपका 56,000 यानी कि फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस n, सॉरी n, ठीक है। अच्छा, ये कितना गिवन है, 980 रुपये हमने निकाला, इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई कितना गिवन है, 0.0025, 0.0225 और टाइम 124 डिवाइडेड बाय, और आई कितना गिवन है 0.0225 प्लस, और फिर ये 56,000 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.0225 रेज टू पावर n कितना है यहाँ पर 6, तो 980 इंटू 1 माइनस, और इसका वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है 0.58 डिवाइडेड बाई 0.0225 प्लस 56,000 इंटू 1.0225 रेज टू पावर माइनस 6। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन इसका वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो चांसेस यही है कि इसका वैल्यू भी आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे नहीं गिवन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 980 इंटू, इधर से माइनस करोगे तो आएगा 0.42 अपॉन 0.0225 प्लस, और इन सबको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको 56,000 इंटू 0.58। अब जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा 50,777.33, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि कंपनी परचेज अ मशीन 50,000 रुपीज़ का उसने परचेज किया। द मशीन इज एक्सपेक्टेड टू बी द यूज फॉर द 8 years and its scrap value at the end of this period is estimated to be 6,000 rupees. A sinking fund is set up for replacing the machine with a new machine one after 8 years. 8 साल के बाद जो नई मशीन का कॉस्ट है which is expected to be cost 30% more than the current machine. The sinking fund earns 6% interest per annum compounded annually. Calculate the yearly payment required to be put into the sinking fund. तो देखो भाई, अभी जो मशीन का कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 50,000 रुपीज़ है, और जो 8 years के बाद जो मशीन का कॉस्ट है वो कितना होने वाला है 30% करंट प्राइस का, मोर देन 30% ऑफ करंट प्राइस, मतलब कि 50,000 रुपये का 50,000 रुपीज़ से 30% ज़्यादा मिलेगा 8 साल के बाद मशीन। समझ में बात आई। तो अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें इसका अमाउंट, ठीक है, तो अमाउंट यहाँ से कैसे निकालोगे, देखो
भाई अभी जो मशीन है वो कितने का है, 50,000 रुपीज़ का है। समझ में आई बात आई। अब जो फ्यूचर में मिलेगा वो जितने का मशीन है उससे 30% ज़्यादा में मिलेगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि अमाउंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50,000 प्लस इसको कैंसिल करोगे तो 15,000 आएगा। तो जो एक्चुअल में प्राइस है वो कितने का है, 65,000 रुपीज़। लेकिन स्क्रैप वैल्यू कितना है, 6,000 रुपीज़ है। तो एक्चुअल में अमाउंट क्या आएगा, एक्चुअल में कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, 65,000 माइनस 6,000 इज इक्वल टू 59,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। दोबारा से समझिए, अभी मशीन जो है वो 50,000 रुपीज़ का है। 8 साल के बाद उसको नया मशीन लेना है जिसका कॉस्ट 15,000 रुपीज़, सॉरी 50,000 रुपीज़ से 30% ज़्यादा है। तो 50,000 का हमने 30% निकाल के उसके अंदर ऐड कर दिया, 65,000 हो गया। और जो मशीन का जो स्क्रैप वैल्यू है 8 साल के बाद जो स्क्रैप में जाएगा मशीन, वो कितने का जाएगा, 6,000 रुपीज़ का जाएगा। तो एक्चुअल हमें कितना चाहिए, 59,000 रुपीज़ चाहिए 8 साल के बाद। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 0.06 आएगा। और एन उसने हमें कितना दे दिया, एन उसने हमें दे दिया 8 ईयर्स। ठीक है। तो स्टूडेंट इसलिए क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करो तो राइट क्वेश्चन सेलेक्ट करना भी एक अलग आर्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन पे जाओगे तो इस पे कैलकुलेशन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, इसका कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस पे जाओगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। डाटा इजी दिया हुआ है इसके अंदर, क्वेश्चन भी इजी है ये वाला। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है सिंकिंग फंड का, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है। तो ये हमें कितना गिवन है, 59,000। आर हमें निकालना है, 1 प्लस 0.06 और एन कितना गिवन है, 8 साल माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.06। तो यहाँ से 59,000 इंटू 0.06 इज इक्वल टू आर इंटू 1.06 रेज टू पावर 8 का वैल्यू हमें कितना गिवन है, 1.6, 1.6 माइनस 1। तो 59,000 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाई 0.6 इज इक्वल टू आर। अब जब आप इन सबको कैलकुलेट करोगे तो कितना आंसर आएगा, 5900 इज इक्वल टू आर। ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 29। देखो कहता है पाइप ए एंड बी एंड सी कैन फिल द टैंक 30, 60 एंड 120 मिनट्स। तो मैं यहाँ से क्या लिख रहा हूँ, पाइप ए कैन fill the tank in कितने टाइम में, 30 मिनट्स में। ठीक है। पाइप बी जो है वो कितने टाइम में टंकी को भरता है, 60 मिनट में। और पाइप सी जो है वो टंकी को कितने मिनट में भरता है, 120 मिनट्स में। भाई यहाँ तक कोई डाउट। अब देखो, अब चलते हैं इसके असली क्वेश्चन पे। कहता है पाइप बी, भाई यहां से क्या कहता है, देखो पाइप बी एंड सी आर केप्ट ओपन फॉर 10 मिनट। भाई यहां से देखो पाइप बी जो है और पाइप सी, इसको 10 मिनट के लिए ओपन रखा गया। ठीक है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा, पाइप बी और सी को 10 मिनट के लिए ओपन रखा गया। फिर कहता है एंड
पाइप बी इज शट, बेटा इस वाले पाइप को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पाइप बी ने 10 मिनट तक काम किया। पाइप बी ने कितने मिनट तक टंकी को भरा, 10 मिनट तक। अच्छा, वाइल पाइप ए इज ओपन, जब पाइप बी को बंद कर दिया गया तो पाइप बी को क्लोज करने के बाद पाइप ए को ना ओपन किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं पाइप ए को 10 मिनट के बाद ओपन किया गया। भाई ऐसा बोल सकता हूं ना। अच्छा, फिर कहता है क्या, पाइप सी इज क्लोज्ड 10 मिनट्स बिफोर द टैंक ओवरफ्लो, और पाइप सी को टंकी भरने से 10 मिनट पहले क्लोज कर दिया गया। तो अगर मान लीजिए कि अगर टंकी x मिनट में भरता है और पाइप सी अभी भी चालू है, लेकिन जैसे ही टंकी भरने वाला था, टंकी भरने के 10 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया गया, तो पाइप सी जो है वो x-10 तक काम किया होगा। ठीक है, अब पाइप ए जो है बी को बंद करने के बाद ए को ओपन किया गया, और अभी मैंने कहा था कि 10 मिनट के बाद ओपन किया, क्योंकि स्टार्टिंग के 10 मिनट तो बी और सी ने काम किया है ना। तो 10 मिनट के बाद जब पाइप ए को ओपन किया तो 10 मिनट, तो पाइप ए ने कितना काम किया, ये भी x-10 ही काम किया होगा, क्योंकि ये तो 10 मिनट के बाद ओपन किया गया, तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक ये तो चालू ही था, बस 10 मिनट ही तो नहीं था। तो हमने क्या किया, x में से 10 को हमने माइनस कर दिया। अब इस चीज़ को हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, कैसे देखो, तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, लेट टाइम टेकन टू फिल द टैंक बी कितना, x मिनट। ठीक है ना। तो देखो, तो यहां से क्या होगा, देखो पाइप ए ओपन फॉर कितने मिनट के लिए ओपन रहा, ये x-10 के लिए रहा। पाइप बी ओपन फॉर कितने मिनट के लिए रहा, ये 10 मिनट के लिए रहा। और पाइप सी जो है वो कितने मिनट के लिए ओपन रहा, x-10 के लिए रहा। ठीक है, अगर ए किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है तो बेटा 1 मिनट में कितना भरेगा, 1/30, और 60 मिनट में कितना भरेगा, 1/60, 1/60, और 120 मिनट्स में कितना भरेगा, 1/20, 1/1/20। तो देखो, तो यहाँ से क्या करोगे, टाइम टेकन बाय फिल्ड, टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक इन 1 मिनट, तो क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो x-10 डिवाइडेड बाई 30, फिर प्लस, फिर 10/60, फिर प्लस, फिर x-10/120, और टोटल टैंक जो है वो कितने टाइम में भरता है, 1 मिनट में। ठीक है, तो आप इसको, इसके स्टेटमेंट को लिख लोगे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से एलसीएम ले लो, कितना, 120, तो 4 आएगा यहाँ पे, तो 4 इंटू x-10, फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 इंटू डायरेक्ट 20 प्लस x-10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 4x-40, 4x-40 प्लस 20 माइनस x-10 प्लस x-10 इज इक्वल टू 120। तो 4x और 1 5x, -40 और -10, ये आपका आ जाएगा 30, नहीं 50, और प्लस 30 इज इक्वल टू 120। ठीक है, 30 नहीं आएगा यहाँ पे, -30 आएगा। देखो, प्लस 40 और 10, -50 प्लस 20, माइनस का 30 इज इक्वल टू 120। तो 5x इज इक्वल टू 150, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 मिनट्स। लो जी,
यही उसने इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। देखिए भाई क्वेश्चन ये बोला हुआ है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि होल पंचिंग मशीन is said to punch a hole 1.84 centimeter in diameter in a strip of the sheet metal in a manufacturing process. The strip of metal is then caged the end sent on to the next phase of production where a metal rod is slipped through the hole. It is important that the hole be punched to specify diameter कितना 1.40 centimeter. To test the punching accuracy, technicians randomly sampled 16 punches. स्टूडेंट यहाँ पे उसने n आपको कितना दे दिया, n 16 दे दिया. Punches hole and measure the diameter. The sample data in centimeter has a mean उसने हमें कितना दे दिया. Punches and the sample data, sample mean उसने हमें कितना दे दिया, sample mean उसने हमें दे दिया 1.85 और वेरिएंस उसने हमें कितना दिया भाई, वेरिएंस उसने हमें कितना दिया 0.0064 दिया. तो हम यहाँ से क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए 0.0064 इज इक्वल टू 0.08 आ गया. सेट अप द नल एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस टू टेस्ट इफ द मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली. और हमें ये टेस्ट करना है कि मशीन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है. तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को सेट करेंगे. तो ये हमें किसके इक्वल गिवन है 1.84 और ये तब लिखा जाएगा जब मशीन जो है वो वर्क करेगा प्रॉपरली. प्रॉपरली वर्किंग मैं लिख देता हूँ, प्रॉपरली वर्किंग. ठीक है. उसके बाद ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होगा वो क्या होगा भाई, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होगा जब मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, नॉट वर्किंग. ठीक है यहाँ तक. अच्छा तो यहाँ से क्या करोगे, टी टेस्ट परफॉर्म करोगे. तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सैम्पल मीन डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में √n भाई यहाँ की ना इज इक्वल टू, हमें सैम्पल मीन कितना गिवन है चेक करो 1.85 माइनस 1 पॉइंट ये हमें गिवन है 84 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन हमने कितना कैलकुलेट किया 0.08 और ये हमें गिवन है 16. तो यहाँ से आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.01 डिवाइडेड बाई 0.08 डिवाइडेड बाई 4. अब क्या करो, ये चला जाएगा ऊपर. तो 0.01 अपॉन 0.8 इंटू 4. तो इसको कैंसिल कर लीजिए और इसको कैंसिल कर लोगे 2 तो आ जाएगा 0.5. यानी कि जब हमने यहाँ पे टी टेस्ट परफॉर्म किया तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0.5 आ गया. अब जो डाटा हमें गिवन है वो टी हमें कितना गिवन है, ये जो वैल्यू हमें गिवन है वो हमें गिवन है टी 0.0515. इसका वैल्यू हमें कितना गिवन है 2.131. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो इसका वैल्यू हमें गिवन है वो कितना गिवन है 2.131 और जो अपना वैल्यू आया है वो कितना आया है 0.5 आया है. अगर अपना वैल्यू जो है वो गिवन वैल्यू से अगर ये स्मॉलर है, ठीक है, तो जो क्या बोला हुआ है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा. ठीक है. और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज
there is no significant difference between null hypothesis, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, null hypothesis एंड alternate hypothesis। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये हमें एलपीपी का क्वेश्चन गिवन है। कहता है क्या कंपनी प्रोड्यूस अ कंपनी प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट ए एंड बी। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ क्या, लेट एक्स बी द number of unit product A and Y be the number of unit product B। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है क्या कि द कंपनी इज लिमिटेड बाय a constraints on the number of labor available which is 500 आवर। जो लेबर अवेलेबल है ना वो कितना है, 500 घंटे हैं। प्रोडक्ट ए रिक्वायर 4 आवर्स, भाई प्रोडक्ट ए को 4 घंटे चाहिए, तो 4 इंटू एक्स प्लस एंड पर यूनिट वाइल प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर 6 आवर्स, तो इसको 6 वाई चाहिए। ठीक है, और टोटल जो टाइम है वो कितना है, 500 घंटे है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई कर लो, जब 2 कॉमन लोगे तो 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू आ जाएगा 250, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्या कहता है, एडिशनली द कंपनी इज रिस्ट्रिक्टेड बाय मैक्सिमम ऑफ 80 यूनिट प्रोडक्ट ए। भाई प्रोडक्ट ए है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना सकता है, 80 बना सकता है। फिर क्या कहता है, एंड 6 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बी, और जो प्रोडक्ट बी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बना सकता है, 60 बना सकता है। अब आगे चलते हैं। द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए जो है वो 30 है, तो जेड यहाँ से कितना आ जाएगा 30x, और प्रॉफिट ऑफ प्रोडक्ट बी, तो बी कितना है 40, यानी कि 40 बाई आ जाएगा। ठीक है, तो यही स्टूडेंट उसने फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम उसने बस हमें फॉर्मुलेट करने के लिए बोला हुआ था। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको अगले पार्ट में सॉल्व करता हूँ। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।